जीके जीएस मॉक टेस्ट का आज 17वां सीरीज देखेंगे। और जीके जीएस मॉक टेस्ट का 17वां सीरीज देखने से पहले, शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सब समय से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपका कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट का 17वां पेपर। 17वां सीरीज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, राज्यसभा के सभापति को सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, जिसको उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा, ये दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा के सभापति को, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को, सभापति या उपराष्ट्रपति। और बता दें कि दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित भी होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और नॉमिनेट मेंबर और निर्वाचित मेंबर, दोनों मेंबर आपका मिलकर के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, राज्यसभा के सभापति को चुनते हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है किस वर्ष तक के स्थिर किया गया है? ऑप्शन देखकर ध्यान से बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार का बदलाव यानी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, स्थिर रहेगा। प्रश्न नंबर 3, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में खाली स्थान की अवधि तक अनुपस्थित हो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 महीना। हालांकि संविधान में लिखा हुआ है 60 दिन, 2 महीना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि महीना जो होता है कोई 30 दिन का भी होता है, कोई आपका 29 दिन का होता है, फरवरी महीना 28 दिन का फरवरी महीना होता है, 29 दिन का भी होता है, कोई महीना आपका 31 दिन का होता है। इस प्रकार से ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 2 महीना, लिखा हुआ 60 दिन, संविधान में लिखा हुआ 60 दिन। यानी संसद के कोई भी सदस्य यानी सांसद जो होंगे अगर लगातार 2 महीना तक बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है, यानी सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, कयांत्रित यानी मेटामॉर्फिक चट्टान की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? यानी कयांत्रित शैल यानी चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, जवाब दें कमेंट बॉक्स में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आग्नेय शैल और अवसादी शैल। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से ही आपका कयांत्रित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। बता दें कि कयांत्रित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक को मेटामॉर्फिक चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक, कयांत्रित चट्टान को और रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। परिवर्तित चट्टान जिसे कहा जाता है, परिवर्तित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या कयांत्रित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। कयांत्रित चट्टान को परिवर्तित चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आग्नेय और अवसादी चट्टान ये दोनों से ही आपका इसका उत्पत्ति होता है। परिवर्तित चट्टान का कयांत्रित चट्टान के इसलिए इसको परिवर्तित चट्टान भी कहा जाता है। और बता दें कि आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक, चट्टानों का पिता, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, और अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहा जाता है। और परतदार चट्टान के अलावा आपका तलछटी चट्टान, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान, तलछटी चट्टान, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइसोहिप्स। समुच्च रेखाओं को आइसोहिप्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी रेखाएं जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई को प्रदर्शित करता है तो उसको समुच्च रेखा कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करने वाली रेखा समुच्च रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित किसी की देख रेख में कार्य करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसदीय मामलों के मंत्री। लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामलों के मंत्री के सीधे देख रेख में कार्य करती है। प्रश्न नंबर 8, मामल्लपुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल के सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष मिले थे, वह किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 9, एशिया की महान नदी मेकांग खाली स्थान देश से होकर नहीं गुजरती? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। एशिया की महान नदी मेकांग नदी जो है मलेशिया से होकर नहीं गुजरती, बल्कि आपका चीन, कंबोडिया, लाओस ये सभी देशों से होकर गुजरती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है मेकांग नदी।
बता दें कि एशिया की महानदी जो मेकांग नदी है, इसका उद्गम जो है मध्यवर्ती तिब्बत में है। मेकांग का उद्गम मध्यवर्ती तिब्बत से आपका मेकांग नदी निकलती है और यह चीन में प्रवाहित होते हुए दक्षिण में म्यांमार, लाओस, म्यांमार से भी होकर गुजरती है। म्यांमार, लाओस आपका ऑप्शन में ही है। थाईलैंड से भी होकर गुजरती है। थाईलैंड, कंबोडिया आपका ऑप्शन में ही है। ये सब देशों से होकर गुजरती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। और बता दें कि मेकांग नदी जो है वो चीन सागर में जाकर गिर जाता है। चीन सागर में मेकांग नदी का अंत हो जाता है, कंबोडिया से वियतनाम होते हुए। वियतनाम और चीन, फिर आपका चीन के बाद म्यांमार के बाद आपका लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम होते हुए चीन सागर में जाकर गिर जाती है। प्रश्न नंबर 10, मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है। व्यक्तिगत से अगर कहें मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है तो प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। प्रश्न नंबर 12, मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 32 यानी अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, साइनागोंग किसका आराधना स्थल है। साइनागोंग किसका आराधना स्थल है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का। साइनागोंग यहूदी धर्म का आराधना स्थल है, यानी यहूदी धर्म के पूजा स्थल को साइनागोंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 46.6%। पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन 40.6% है। और बता दें पृथ्वी की सतह की संरचना यानी भूपटपट्टी में अन्य जो आपका तत्व है उनका एक ट्रिक है, ऑक्सी एलो कैसोपोमे। ऑक्सी एलो कैसोपोमे, जिसमें ऑक का मतलब होता है ऑक्सीजन समझेंगे शॉर्ट में। सी का मतलब सिलिकॉन, ए का मतलब एल्युमिनियम, लो का मतलब लोहा, कै का मतलब कैल्शियम, सो का मतलब सोडियम, पो का मतलब पोटेशियम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मे का मतलब मैग्नीज। ये सारे आपका तत्व हैं पृथ्वी के सतह की संरचना में, भूपटपट्टी में, क्रस्ट में। और सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है 40%। उसके बाद आपका सिलिकॉन का मात्रा है, ये मात्रा के अनुसार आपका लगातार दिया हुआ है। उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद लोहा आता है, 5% आपका लोहा है, 8% आपका एल्युमिनियम है। इस प्रकार से आपका मात्रा है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सतह की संरचना में सबसे अधिक कौन सा गैस है तो ऑक्सीजन ही होगा, सबसे अधिक गैस होगा और तत्व भी सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन है। और पूछेगा यदि कि पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक कौन सा धातु है तो एल्युमिनियम होगा, दूसरा सबसे अधिक कौन सा धातु है तो लोहा होगा, और सबसे अधिक कौन सा आपका धातु है तो ऑक्सीजन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महादेश है। प्रश्न नंबर 17, नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलग्रेड में, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, नैम का पहला सम्मेलन। बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो। ध्यान से सुनेंगे, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के थे। ये तीनों जो हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। जो बता कर गए, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टिटो। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कर्नल नासिर, ये आपका मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, यानी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और ये आपका मिस्र के और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं दोनों। ये तीनों आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1961 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आपका बेलग्रेड है, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में संपन्न प्रथम सम्मेलन से शुरू हुआ है 1961 ईस्वी से।
और प्रथम सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में, उसमें टोटल 25 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे और संस्थापक बताए थे कि आपके 3 जो थे व्यक्ति ये संस्थापक सदस्य रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपिरियर लेक कहां पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूएसए में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी अमेरिका जिसको कहते हैं शॉर्ट में, वो अमेरिका में ही आपका सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपिरियर लेक स्थित है। प्रश्न नंबर 19, विश्व की सबसे ऊंची मीनार सुल्तान हसन मस्जिद कहां पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिस्र में। विश्व का सबसे ऊंची मीनार सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में है। प्रश्न नंबर 20, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उल्कापिंड। टूटते हुए तारे के रूप में, हालांकि उल्कापिंड तारा नहीं है, ये आकाशीय कण है, और जैसे आकाशीय कण उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये आपका जल उठता है और जल करके गिर जाता है, तो इसीलिए इसे टूटते हुए तारे के रूप में जाना जाता है उल्कापिंड को, हालांकि यह तारा नहीं है। पिछले सीरीज में यह प्रश्न आ चुका था। प्रश्न नंबर 21, ग्रीक रोमन कला खाली स्थान में पाई गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंधहार। ग्रीक रोमन कला गंधहार में पाई गई है। बता दें कि ग्रीक रोमन कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। ग्रीक रोमन कला का विकास कुषाण काल में, और इस कला को ही आपका गंधहार कला, ग्रीक रोमन कला को गंधहार कला के नाम से जाना जाता है। ग्रीक रोमन कला कहें या गंधहार कला कहें, एक ही बात है, और इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। ग्रीक रोमन कला यानी गंधहार कला। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सॉफ्ट आयरन, यानी नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा जो है, नर्म लोहे के घोड़े के नाल के आकार का छड़ लेकर के उस पर तांबे के तार को पास लपेटा जाता है, नजदीक में आपका लपेट दिया जाता है, और तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नाल छड़ विद्युत चुंबक बन जाता है। इस प्रकार से आप सॉफ्ट आयरन, यानी नर्म लोहा का प्रयोग करके घोड़े के नाल के आकार का छड़ लेकर के नर्म लोहे का उस पर तांबे के यानी कॉपर के तार को नजदीक अगर लपेट दिया जाता है, और तार के जो तांबे का तार लपेटा जाता है उस तार के सिरे को एक बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए या इलेक्ट्रिक करंट से आपका जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद या विद्युत धारा इसमें जब प्रवाहित होने लगती है तो जो नाल होता है, घोड़ा का जो नाल होता है, नाल के आकार का जो आपका छड़ लिया जाता है नर्म लोहे का, वो आपका नर्म लोहा विद्युत चुंबक में बदल जाता है, यानी विद्युत चुंबक बन जाता है। प्रश्न नंबर 23, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ खाली स्थान छोड़ते हैं? ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। रात के समय में CO2 छोड़ा जाता है पेड़ों के द्वारा, इसलिए मना किया जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोएं। श्वसन के दौरान पौधे रात्रि में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं। और दिन के समय की बात करें तो पेड़ पौधे दिन के समय में ऑक्सीजन आपका छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.5, यानी 7.5 आपका पीएच होता है मनुष्य के रक्त का, यानी ब्लड का। प्रश्न नंबर 25, अमोनिया के उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया गैस के उत्पादन के लिए उपयुक्त आपका गैसें मानी जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 26, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। प्रश्न नंबर 27, क्लोरोमाइसिस्टीन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंटीबैक्टीरियल। क्लोरोमाइसिस्टीन एंटीबैक्टीरियल है। प्रश्न नंबर 28, किडनी के रोगी की डायलिसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित विधि घटित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विसरण। किडनी के रोगी, जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और डायलिसिस प्रक्रिया को अपना करके आपका किडनी के जैसा काम करवाया जाता है, और इस डायलिसिस प्रक्रिया में विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया के द्वारा ही आपका कृत्रिम किडनी कार्य करता है। प्रश्न नंबर 29, ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदरपातन। जब ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो ठोस पदार्थ जब सीधे गैस रूप में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को उदरपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने के प्रक्रिया को कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, चिलगोजा नामक सूखा मेवा निम्नलिखित से मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाइन। चिलगोजा नामक सूखा मेवा पाइन से प्राप्त होता है। पाइन नामक
पेड़ से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 32, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साबरमती से। गुजरात के साबरमती से दांडी यात्रा का प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी ने। कमेंट बॉक्स में बताएं कि दांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ था। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। बाकी ये नदियां जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी। और सिंधु नदी जो है ये आपका अरब सागर में गिरता है। प्रश्न नंबर 34, झूम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार की खेती। झूम एक प्रकार की खेती है और इस खेती में आपका जंगलों को काट करके जला दिया जाता है, जला करके भूमि को तैयार किया जाता है, तैयार करके खेती किया जाता है। और जब उस भूमि का उर्वरा शक्ति कम जाता है, यानी पैदावार घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर यही प्रक्रिया दूसरी जगह पर जाकर के जंगलों को काट करके साफ करके खेतों को तैयार किया जाता है और फिर खेती किया जाता है। एक प्रक्रिया अगर बार बार अपनाया जाता है स्थान चेंज कर करके जंगली इलाका में, तो इस प्रकार की खेती को आपका झूम कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और इसी को आपका भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 36, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बता दें अनुच्छेद 352 के तहत आपका देश में राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आपका राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, लगाया जाता है। और 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपात, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। प्रश्न नंबर 38, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। इसको शॉर्ट में बोलेंगे CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न नंबर 39, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ध्वनि के चाल से अधिक। प्रश्न नंबर 40, चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। बता दें कि चीनी यात्री हेनसांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा था। 629 से 644 ईस्वी तक आपका भारत में हेनसांग रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। हेनसांग, भारत में बहुत सारे ऐसे अनेक बौद्ध ग्रंथ थे जिनका अध्ययन हेनसांग ने किया था भारत की यात्रा पर आने के बाद। प्रश्न नंबर 41, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगान और मराठा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत की लड़ाई हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताएं कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था। प्रश्न नंबर 42, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कनाडा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कनाडा से लिया गया है। बता दें कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्रीय सरकार की संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल, जिस आपका भारतीय संविधान में मजबूत केंद्रीय सरकार की संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और कनाडा के संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ आपका प्रश्न में ही है मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। प्रश्न नंबर 43, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पिछले सीरीज में प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है। कमेंट बॉक्स में जवाब दें तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकेश्वर में विश्वास। एकेश्वर में विश्वास बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44, सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन है? सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी का नाम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये जिला स्तरीय एजेंसी है सहकारी साख व्यवस्था का। प्रश्न नंबर 45, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1792 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक है।
प्रश्न नंबर 47, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। बता दें, सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, और यदि तल खुरदरा हो यानी रुखा हो तो घर्षण अधिक होता है, और यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक है तो सीमांत घर्षण बल अधिक होगा। अतः सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है। यानी सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया ये दोनों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 48, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुल्यांक भार गुने संयोजकता। तुल्यांक भार गुने संयोजकता जो है वो किसी तत्व का परमाणु भार के बराबर होता है। तुल्यांक भार गुने संयोजकता। प्रश्न नंबर 49, आधुनिक आवाज सारणी किसने प्रस्तुत की थी, जिसका वर्तमान में भी यूज होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोस्ले। मोस्ले ने आधुनिक आवाज सारणी बनाया है। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होता है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय में। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। अग्नाशय को पैंक्रियाज भी कहा जाता है। इसी में आपका लैंगरहैंस की द्वीप का है उपस्थित होता है, और इसी लैंगरहैंस की द्वीप का से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और इंसुलिन हार्मोन जो है इसका स्राव अगर कम होता है तो ऐसी स्थिति में चीनी का बीमारी यानी डायबिटीज, चीनी रोग या डायबिटीज जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, मधुमेह बीमारी हो जाता है।